हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्नर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम यूपीएचसीएससी का जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था, मतलब सेकंड सेक्शन, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आते हैं 50th क्वेश्चन, जो कि रिलेटेड है विद द इलोंगेशन प्रोटीन। ओके, इलोंगेशन फैक्टर 2 ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड एज, इसको और किस नाम से जाना जाता है। देखिए, सबसे पहले EF2 इज ऑल्सो नोन एज द इलोंगेशन फैक्टर, और ये असेंशियल होता है प्रोटीन कैटालाइजिंग राइबोसोमल ट्रांसलोकेशन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये ट्रांसलोकेटिंग मतलब राइबोसोम, हमें पता है राइबोसोम का रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये क्या है, एक ट्रांसलोकेटिंग मतलब एजेंट की तरह काम करता है। तो इसको हम और क्या कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ ट्रांसलोकेस। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज रिलेटेड टू प्रोकैरियोटिक RNA पॉलीमरेज इज इनहिबिटेड बाय। हमें यहाँ पे अलग अलग एंटीबायोटिक्स बताई हैं, हमें उसके बारे में बताना है कि कौन है जो इस RNA पॉलीमरेज है जो वो भी स्पेसिफिकली प्रोकैरियोटिक उसको इनहिबिट करेगा। तो यहाँ पे जो रिफेम्पिसिन है विच एक्ट्स बाय, वो इनहिबिट करता है ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी बाय द प्रोकैरियोटिक RNA पॉलीमरेज। ओके, तो हमें ये याद रखना है, डी ऑप्शन क्या हुआ हमारा, ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे, लीडर सीक्वेंसेस इन mRNA ऑफ यूकैरियोट्स, ये कहाँ पाया जाता है। ये जो लीडर सीक्वेंस है, ठीक है, ये कहाँ ये पाया जाता है, बिटवीन द ट्रांसक्रिप्शनल एंड ट्रांसलेशन साइट्स के बीच में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है, अलाइजा किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हमें समझना है अलाइजा क्या होता है। अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो अलाइजा इज नोन एज द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। ठीक है, और ये क्या है, इसका नाम ही हमें बताता है, ये जो भी डिटेक्शन का मेथड है ये एंजाइम लिंक्ड होता है, एंजाइम बेस्ड होता है। और बेसिकली जो एलाइजा है वो यूज़ होता है टू डिटेक्ट द एंटीबॉडीज इन ब्लड। तो हम ये भी कह सकते हैं, ये क्या करता है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए, ना कि उसको प्यूरिफिकेशन या सेपरेशन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, सही। नेक्स्ट आता है, पेट क्या डिटेक्ट करता है। दिस इज अ टेक्निक पॉजिट्रॉन एमिशन, ये टोमोग्राफी। आपको इसके नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पॉजिट्रॉन को डिटेक्ट करेगा, नहीं। बेसिकली इस मेथड में क्या होता है, ये किसी पेशेंट के किसी ऑर्गन को, बॉडी ऑर्गन को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे जो फोटोन्स इमिट होते हैं उनको ये डिटेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन है चारगफ्स रूल, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, और कई बार क्या है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे पहले हमें ये समझना है चारगफ रूल के हिसाब से क्या होता है। देखो, चारगफ रूल्स के हिसाब से ये है कि डीएनए क्या है, हमेशा इक्वल क्वांटिटी में पाया जाता है बिटवीन द बेसिस A एंड T एंड बिटवीन द बेसिस C एंड G। सबसे पहले आपको प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स पता होने चाहिए, AGCUT कट। ठीक है, हमें पता है A का बॉन्ड किसके साथ बनता है, T के साथ, और C का बॉन्ड किसके साथ बनता है, G के साथ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये कहना चाह रहे हैं कि प्यूरिन्स और पिरामिडिन, उनकी कॉन्सेंट्रेशन एक जैसी रहेगी। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगर A हमारा 20 है तो T भी हमारा क्या होगा, 20। C हमारा 30 है तो G भी क्या होगा, 30। बट यहाँ पे कंफ्यूज कैसे नहीं होना, हमें फिर देखना है इन दोनों की रेशो क्या T और C के इक्वल आ रही है। आप देखोगे ध्यान से तो यस, दोनों 50-50 हुए। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा, यहाँ पे करेक्ट हो गया, मतलब प्यूरिन्स इज इक्वल टू पिरामिडिन्स। ठीक है, ऐसे करके AG कट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी टेक्निक है जो यूज की जाती है टू इनएक्टिव अ जीन बाय ऑल्टरिंग द डीएनए। ठीक है, ये कौन सा मेथड है, दिस इज द होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मेथड, जो इनएक्टिवेट करता है जीएनए बाय ऑल्टरिंग द डीएनए। हमें पता है डीएनए सबसे पहले होता है, ठीक है, तो वही क्या करता है, जीन को इनएक्टिव, सॉरी, वहीं पे जीन को इनएक्टिव किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी विच इज रिलेटेड टू होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन क्या हो गया हमारा, सही हो गया। बेसिकली इट इज अ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कहाँ, वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द टू सिमिलर डीएनए और द लाइक आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। अगला क्वेश्चन आता है, विच एंजाइम एक्ट एज अ बायोलॉजिकल सीजर। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो, न्यूक्लियेजेस क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं, लाइगेज ज्वाइन करते हैं, पॉलीमरेज जैसे डीएनए पॉलीमरेज हुआ, ठीक है, रेप्लिकेशन वगैरह के टाइम पे काम आएगा।
मॉलिकुलर मतलब बायोलॉजिकल सीजर यहाँ पे क्या करेगी, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगी और वहाँ पे कट करेगी। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है बायोलॉजिकल सीजर्स। अगला आता है फॉर इन वीवो जीन थेरेपी, हम यूजली मतलब कौन से मेथड से इसको डिलीवर करना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे बी एंड डी दोनों ही ऑप्शन सही हैं, लिपोफेक्शन एंड द एडिनो वायरल वेक्टर। वैसे बैक्टीरियाज भी यूज़ किया जाता है पर यहाँ पे बैक्टीरियल मेथड नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे किसको लेंगे, लिपोफेक्शन एंड एडिनो वायरल वेक्टर को। नेक्स्ट आता है CD19, ये इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ देखिए आपको इस सेक्शन में इम्यूनो के काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। CD19 इज अ मार्कर ऑफ, वो कौन से सेल्स का मार्कर है। तो बेसिकली ये जो CD19 है ये नॉर्मल एंड द नियोप्लास्टिक बी सेल्स का मार्कर कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज इन्वॉल्व इन द एंटीबायोटिक बॉडी प्रोडक्शन। दिस इज क्वाइट ईजी, हमें पता है कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए बी लिम्फोसाइट्स हैं जो यूज होते हैं। अगला है मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स, सबसे अबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाएगा। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि टोटल एंटीबॉडीज़ कितनी है, 5 टाइप की, मतलब जो नॉर्मली हम क्लासीफाई करते हैं, IgG, IgM, IgE, IgD, IgA। यहाँ पे IgD मेंशन नहीं है। और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं इन एंटीबॉडीज़ को किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, हैवी चेन के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे सबसे अबंडेंट कौन सा है, हमारा क्वेश्चन था दैट इज IgG। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये थोड़ा सा ना घुमा के दिया हुआ है क्वेश्चन, 62 है जो, इन अ कैंसर पेशेंट द डिफेक्टिव जीन कैन बी डिटर्मिन्ड बाय यूजिंग। देखिए यहाँ पे मेथडोलॉजी का कैंसर पेशेंट से लेना देना नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, हमें डिफेक्टिव जीन को आइडेंटिफाई करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफेक्टिव जीन को आइडेंटिफाई करना है, ये नहीं है कि हमें प्रोटीन आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं जीन और डीएनए के लिए कौन सी ब्लॉटिंग होती है, सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होता है, प्रोटीन के लिए। नदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए, आरएनए के लिए। तो सिंपली यहाँ पे सी हमारा ऑप्शन है वो ठीक हो सकता है। हो सकता है अगली बार आपको घुमा के प्रोटीन के हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वहाँ पे वेस्टर्न ब्लॉटिंग ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है, ये भी क्वेश्चन जैसे है हमारा सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन स्टीरॉयड हार्मोन्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, उनके रिसेप्टर कहाँ पे लाई करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है, ये क्या होते हैं, हम इनको ये कह सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर टाइप होंगे। और इनके रिसेप्टर्स क्या हैं, इनके रिसेप्टर्स कभी भी ऐसा नहीं कि सरफेस पे पाए जाएंगे, ये हमेशा सेल के अंदर न्यूक्लियस में या फिर इंट्रासेलुलर पोजीशन या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनेली के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे करके पाए जाएंगे। तो यहाँ पे इनकी लोकेशन क्या होगी, इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब विद इन अ सेल पाए जाएंगे ये, ठीक है। ये रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाएंगे, विद इन अ सेल पाए जाएंगे। और यही क्या करते हैं, मतलब जब ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं यही इनिशिएट करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन फॉर द स्टीरॉयड हार्मोन्स। अब नेक्स्ट आता है कौन सी क्लास ऑफ हार्मोन है जिसको कैरियर प्रोटीन चाहिए। अब देखिए पिछला क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया कि इनका जो रिसेप्टर है वो सेल के अंदर पाया जाएगा, सेल के सरफेस पे नहीं है। और हमें पता है स्टीरॉयड हार्मोन्स कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है ना, फैट से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार नहीं कर, डायरेक्टली जो सेल की मेम्ब्रेन है उसको पार नहीं कर पाएंगे। और इनको क्या चाहिए होगा, इनको कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए होगा जिसके साथ ये बाइंड करके आराम से अपने इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के पास पहुंच जाएं। तो कौन से हुए वो, स्टीरॉयड, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन फिर से हमारा इसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्या है, कौन सा हार्मोन है, मतलब कौन सी क्लास ऑफ हार्मोन्स है जिनको सेकेंडरी मैसेंजर्स रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे सेकंड मैसेंजर लिख दिया तब भी हमें कंफ्यूज नहीं हो ना, सेकेंडरी मैसेंजर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए स्टीरॉयड, स्टीरॉयड वाला हम पहले ही समझ चुके हैं, इंट्रासेलुलर है, उनका सेकेंडरी मैसेंजर से कोई लेना देना नहीं। सेकेंडरी मैसेंजर्स किनको चाहिए होगा, जिनके रिसेप्टर सरफेस पे लाई करेंगे, क्योंकि वही तो क्या करेंगे, पहला सिग्नल दूसरा सिग्नल, जैसे आपने पढ़ा होगा कैल्शियम के बारे में होता है ना, कैल्शियम सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे जो पेप्टाइड्स हैं और अमीन्स हैं, इन दोनों को क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट होती है। अगला क्वेश्चन आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी से आ गया है, एंटी फर्टिलाइजिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम। अब देखिए आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि यार इसको कौन सिक्रेट करेगा, ये क्या है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो किडनी तो कहीं भी नहीं होगा। अब यहाँ पे इन्होंने जेली लिख दिया है सिर्फ, आगे कुछ नहीं बताया है। और है यूट्रस एंड स्पर्म। बेसिकली जो एंटी फर्टिलाइजर है ये क्या है, स्पर्म के हेड पे पाया जाता है।
अगर हमें स्पर्म का स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद हो तो वो इस टाइप का होता है, ठीक है। उसमें स्विमिंग के लिए टेल भी होती है, ये थोड़ा सा सही से नहीं बना। तो जो स्पर्म का हेड रीजन है वहाँ पे क्या है, मतलब एक्रोसोम वाला जो पार्ट है, वहाँ पे एंटी फर्टिलाइजेंट पाया जाता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे हेल्प करता है कि हाँ यहाँ पे फर्टिलाइजेशन और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, फिर से हमारा इसी से रिलेटेड है, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी से थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गए। इसमें पूछा गया डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज किस में होती है। सबसे पहले हमें डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज समझना है। बेसिकली इसमें डिस्कॉइडल क्लीवेज में क्या होता है, यहाँ पे डिस्क प्रोड्यूस हो जाती है एट द एनिमल पोल। सेल में क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, एक एनिमल पोल होता है, एक वेजिटल पोल होता है। हम इसको अगर ऐसे करके देखें, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें डिवीजन होने लगेगी, एक सिंगल सेल यहाँ पे होगा, डिवीजन होगी, 2 सेल्स बनेंगे, फिर उसके बाद डिवीजन होगी तो 4 सेल्स बनेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर डिस्क बनेगी। डिस्क का मतलब ऐसे करके बहुत सारी डिवीजन। तो ये कहाँ पे पाया जाएगा, ये ज़्यादातर बर्ड्स में पाया जाता है, ठीक है, और रेप्टाइल्स वगैरह में पाया जाता है। तो ये क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा हेन। नेक्स्ट आता है मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस इज कंट्रोल्ड बाय। सबसे पहले समझना होता है मेटामॉर्फोसिस क्या है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि करेक्टरिस्टिक्स का चेंज होना, जैसे लार्वा का अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना। हमें पता है एम्फीबियंस मतलब बोथ जो लैंड पे भी रहते हैं और एक्वेटिक एरिया में भी रहते हैं। और फ्रॉग्स इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। टेडपोल, टेडपोल क्या है, वाटर में स्विमिंग करता है, ठीक है, मछली जैसा उसमें गिल्स होती हैं। फिर जैसे ही मेटामॉर्फोसिस होता है उसके गिल्स क्या है, लंग्स में डेवलप हो जाते हैं, मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं, उसमें एडवांस कैरेक्टर्स आने लग जाते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस है जो एम्फीबियन में कौन से हार्मोन से कंट्रोल होता है, तो बेसिकली इसके लिए थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। थायराइड हार्मोन जैसे कि T4 एंड T3 हार्मोन्स, ये ही क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं कि अब मेटामॉर्फोसिस कर दो, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस का कॉन्सेप्ट है, आप जैसे उसको इसमें भी पढ़ोगे जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, लाइक अपने इंसेक्ट फैमिली, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स में पढ़ते हैं, वहाँ पे भी मेटामॉर्फोसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी काफ़ी बार क्वेश्चंस में कवर होता है। यहाँ पे फ्रॉग में इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, फ्रॉग में एंड वो आर्थ्रोपोड्स में प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है। बट कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि UPPSC में आया था इस बार कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किस में होता है, तो वो आप जाके जो हायर क्लासेस होती हैं, ठीक है, हडमानिया वगैरह, इनमें क्या है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। तो ये डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेटामॉर्फोसिस में कौन से हार्मोन्स का रोल होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है रीजनरेशन ऑफ लिम्स इन सैलेमेंडर। तो इसमें जो है ये ऑब्वियसली एग्जांपल है एपीमॉर्फोसिस की, ये डिफरेंशिएशन ऑफ अ सेल इन ब्लास्टेमा, तभी तो वो डेवलप होगा, रीजनरेट होगा। इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ एन एपिकल एक्टोडर्म कैप फ्रॉम द एपिडर्मिस। इसके लिए पूरा एक डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक लेक्चर मैं रखूंगी, तो उसमें आपको आराम से समझ आ जाएगा। तो इसके लिए जो ऑल ऑफ द अबव है, मतलब ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, ऑल्ट्रेशन इन द टाइमिंग ऑफ डेवलपमेंटल इवेंट, इसको क्या कहा जाएगा। तो देखो इसमें क्या है, बेसिकली हमें समझना चाहिए कि हर एक उसका मीनिंग क्या है, हर एक जो वर्ड दिया है उसका मीनिंग क्या है। अगर हमें ये पता होगा तो हम आंसर अपना आराम से बता सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले नियोटेनी क्या होता है। बेसिकली नियोटेनी में क्या है, जो अडल्ट होते हैं उनमें भी जुवेनाइन कैरेक्टर्स रह जाते हैं, मतलब लार्वा के कुछ कैरेक्टर्स रह गए। फाइलोजेनी क्या है, फाइलोजेनेटिक लाइक एनालिसिस। नेक्स्ट आता है ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी बेसिकली क्या है, द ओरिजिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये ओरिजिनेशन से रिलेटेड है। बट जो हेट्रोक्रोनी है दैट इज रिलेटेड टू द टाइमिंग ऑफ द डेवलपमेंटल इवेंट्स, ठीक है, मतलब अ चेंज इन द डेवलपमेंटल टाइमिंग, उससे लेना देना है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन क्या है, ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा मोलस्क से, ठीक है, ये आपका एनिमल डायवर्सिटी या फिर ये कह लो इनवर्टिब्रेट से आ गया है। टॉर्जन ऑफ बॉडी मास इज ऑब्जर्व्ड एट अ सेम टाइम ऑफ डेवलपमेंट इन, किसमें ये टॉर्जन ऑफ बॉडी मास ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये मोलस्क की क्लासेस दी गई हैं, तो गैस्ट्रोपोडा में ये ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। एंड बेसिकली ये जो टॉर्जन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है उसकी डेवलपमेंट में, और ये कब होता है, गैस्ट्रोपोड के लार्वल डेवलपमेंट में होता है। और इस प्रोसेस में बेसिकली देयर इज अ रोटेशन ऑफ अ विस्रोपैलियम, और वो भी कैसे, काउंटर क्लॉक। एक तो क्लॉकवाइज होता है, काउंटर मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज थ्रू 180 डिग्री
फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन से वो काउंटर क्लॉकवाइज 180 डिग्री पे चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से मेंटल कैविटी और पैरेलल कॉम्प्लेक्स वो कहाँ पे आ जाता है, फ्रंट ऑफ द बॉडी, अडल्ट्स में फ्रंट ऑफ द बॉडी पे आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्वेटिंग। ठीक है, जो पसीना आना, स्वेटिंग का फंक्शन क्या है? ऑब्वियसली देखो, जब एक बार कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो और उस टाइम पे बहुत स्वेटिंग होती है हमें, हम अगर घर जाते हैं उस कंडीशन में हम क्या लेना प्रेफर करते हैं, ग्लूकोन डी वगैरह ले लेते हैं या नींबू पानी लेते हैं, किस लिए, जो सॉल्ट का बैलेंस बिगड़ा है उसको कंट्रोल कर लें। और ऐसे ही जब हमें बहुत ज़्यादा एकदम से पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, हमें उसके बाद ठंडा ठंडा फील होता है, तो ये क्या कर रहा है, हमारी बॉडी को थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर से रिलेशन है, तो ये दोनों चीज़ें, थर्मो रेगुलेशन एंड टू एक्सक्रीट सॉल्ट्स, ये दोनों ही इसके मेन फंक्शन हैं। नेक्स्ट आते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉट यूरिकोटैलिक। अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, एनिमल फिजियोलॉजी में आ जाता है। यूरिकोटैलिक कौन सी कंडीशन में आता है, जब हमें वाटर को कंजर्व करना हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ी एग्जाम्पल होता है इसका बर्ड्स। ठीक है, एक होता है अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक जब पानी एक्सेसिव हो, फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में। बट जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें क्या है, यूरियोटैलिक। हमें पता है ना यूरिया साइकिल चलता है, तो हम में क्या होगा, यूरियोटैलिक, ओके, ना कि यूरिकोटैलिक। बाकी बर्ड्स में, इंसेक्ट में, रेप्टाइल्स में इनके अलग कॉन्सेप्ट है, इनमें यूरिकोटैलिक है जहाँ पे इनको पानी कंजर्व करना है। तो मैमल्स क्या हुए यहाँ पे, दे आर नॉट यूरिकोटैलिक। अब अगला क्वेश्चन फिर से एक्सक्रीटरी सिस्टम से, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है कि किडनी ऑफ मैन कैसी है, मेटानेफ्रिक इन नेचर होता है। ठीक है, अगर कभी एम्ब्रियो का पूछ ले जाए तो उसका आंसर अलग होगा ये, ओके। अब नेक्स्ट आता है विच हार्मोन इज अ मॉडिफाइड अमीनो एसिड। अब हमें बताना है अमीनो कौन सा हार्मोन है जो मॉडिफाइड अमीनो एसिड है। देखो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, ये तो स्टीरॉइड्स हैं, अमीनो एसिड से नहीं बने। अगर आपने कभी भी बायोसिंथेसिस पाथवे ऑफ एपिनेफ्रिन एंड द नॉर एपिनेफ्रिन पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा टायरोसिन इज द प्रिकर्सर बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे एपिनेफ्रिन ही है, क्या है वो, मॉडिफाइड अमीनो एसिड कहलाएगा। नेक्स्ट आता है रिसेप्टर फॉर FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ पे पाया जाएगा, तो बेसिकली ये सर्टोली सेल्स पे पाया जाएगा। सर्टोली सेल्स क्या थे, नरिशमेंट्स के लिए रोल प्ले करते हैं, तो वो सर्टोली सेल्स में पाए जाएंगे उसके ऊपर। अब नेक्स्ट आता है एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए फिर से ये स्टीरॉयड हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। इसके रिसेप्टर कहाँ पे होंगे, मेम्ब्रेन पे नहीं होंगे, एंजाइम लिंक भी नहीं होंगे, जी प्रोटीन लिंक्ड, जी प्रोटीन तो 7 पास मेम्ब्रेन वाला था, वो तो मेम्ब्रेन पे पाया जाएगा। ऑब्वियसली ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। ठीक है, ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही काफ़ी। अगले जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम अगले सेशन में लेके आएंगे और बहुत जल्दी ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम आपके साथ शेयर करेंगे।